स्वागत है आप सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग से अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय और इसका निगमन अच्छे से समझ रखा है। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो यहाँ पर बोला गया है समतल आवेशित अचालक चादर। हमें समतल लेनी है, प्लेन चादर लेनी है, आवेशित होनी चाहिए और अचालक होनी चाहिए। अचालक का मतलब होता है कि ऐसी चादर या ऐसा कोई भी पदार्थ जिस पे आवेश नहीं चल सकता, उसे हम कहते हैं अचालक चादर। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे समतल अचालक चादर, और ये भी जो भी चादर लेंगे ये अनंत विस्तार की होगी, विस्तार इसका अनंत होगा। ठीक है, कि हमने एक अचालक चादर ले लिया, इसका हमने बता दिया कि इसका जितना भी एरिया होगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आवेशित कर रहा है तो आवेशित के लिए हम यहाँ पर धनावेश दे देंगे, धनावेश पूरे में फैला देंगे। अभी समतल चालक चादर तो है नहीं, चालक चादर होता तो थोड़ा सा आवेश देते पूरे में फैल जाता। हमें तो हर जगह यहाँ पर आवेश देना पड़ेगा। इतना तो हो गया हमारा आवेशित अचालक चादर। ठीक है, तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं। हाँ, एक बात और, हमने आपको बताया था कि जब किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जाता है, जब किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसी बात को। चित्रानुसार माना एक अचालक चादर में आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हम इस अनंत विस्तार अचालक चादर से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचना है। तो पहले से हम छोटा सा एरिया ले लेंगे इसका। अब हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचना है। अब चादर आपको कैसी लेनी है, ये चादर होगी और इसके बीच से होता हुआ है, इसके बीच से होता हुआ हमें बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचना है। तो ये तो पार्ट पूरा दिखेगा, ये पार्ट आपको पूरा दिखेगा। लेकिन यदि पीछे वाले पार्ट की बात करें तो इसको हम डैश डैश करके इस तरह शो करा देंगे। ठीक है, इसको कहेंगे पहला पार्ट और इसको कहेंगे दूसरा पार्ट। ये हमारा हो जाएगा तीसरा पार्ट। अब इन तीनों पार्ट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा में निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें पार्ट 1 पे, पर हम प्लस क्यू आवेश रखें। हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम प्लस क्यू आवेश की हेल्प लेते हैं। यदि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लेंगे तो क्या होगा, ये जो आवेश धन आवेश है प्लेट पे फैले हुए हैं, ये इस आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे। अगर दूर भगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस साइड हो जाएगी ना। तो वेक्टर ए को हमने इस तरह दिखा दिया, और क्षेत्रफल सदिश इसकी दिशा हो जाएगी ये वाली, मतलब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ये इधर हो जाएगी, क्योंकि यदि यहाँ पर हम प्लस क्यू रखेंगे तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और इसकी दिशा भी दिशा की ओर, और क्षेत्रफल सदिश की भी इसी दिशा की ओर हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें पार्ट 3 पे, तो पार्ट 3 पे जो हम धन आवेश लेंगे, यदि हम प्लस क्यू आवेश यहाँ रखेंगे तो ये धन आवेश क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। तो इसकी दिशा भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, और क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर, ये वेक्टर। तो समझ में आया ना कि पार्ट 1 पे वैद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही ओर है। पार्ट 2 में भी ऐसा ही है, लेकिन यदि पार्ट 3 की बात करें तो ये एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ पर थीटा बराबर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर बात करें तो थीटा बराबर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये बात करें थीटा बराबर 0। और थीटा बराबर 0 होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ई वेक्टर डी एक ही दिशा में, मतलब कोई कोण नहीं बनना, थीटा बराबर 0 हो जाएगा।
यहाँ पर बात करें तो सेम ऐसा ही पूरा सिस्टम, यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर 90 ले लेंगे। अब हमें वैद्युत फ्लक्स की बात करें कि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि फाई बराबर होता है ईडीए या ईए, छोटा सा पार्ट को हमने ईडीए लिया, ईडीए कॉस थीटा। तो यदि हम इस पे बात करें, इसको मान लेते हैं फाई 1, आप 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर ईडीए कॉस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और कॉस 0 का मान कितना, ईडीए 1, और 1 को मल्टीप्लाई करें में कोई फर्क नहीं, तो ईडीए हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही पूरा सिस्टम हो जाएगा। इसमें भी हमको ईडीए प्राप्त होगा, फाई 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, ईडीए। अब हम बात करें पार्ट 3 पे। पार्ट 3 पे तो थीटा बराबर 90 है, यदि फाई 3 पे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ईडीए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, और यदि इसका मान 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पे वैद्युत फ्लक्स का मान कुछ न कुछ होगा, लेकिन पार्ट 3 पे वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। और 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए हमने थीटा बराबर 90 ले लिया, और यदि थीटा बराबर आप 90 लेंगे तो पूरा वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को मैं लिखेंगे कि चादर से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। अचालक चादर से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। हम बात करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो लिखेंगे यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ के वक्राकार भाग, ग्रेज कर देंगे, इसको बाद में फिर समझेंगे एक बार। वक्राकार भागों 1 व 2 में वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा एक ही है, एक ही और ये तो हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 की। यदि वक्राकार भाग 3 में देखें, चलिए यहां लिखते हैं गॉसियन पृष्ठ के भाग 3 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत, अतः तो ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान तो 0 हो जाएगा ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर अतः भाग 3 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इतनी बात दोबारा समझाने लायक तो है नहीं, तो चलिए अब देखते हैं इसके आकार भाग 1 व 2 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है, फाई 1 की बात करेंगे तो इसको मान लेंगे फाई 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ईडीए कॉस थीटा। अभी प्लस फाई 2 की बात करते हैं, यहाँ पर भी यही हो जाएगा ईडीए कॉस थीटा, फाई बराबर ये। ठीक है, इतना हो गया। अब थीटा का मान तो हमने बताया कि दोनों जगह में 0 हो जाएगा। आप रीजन लिखना चाहें तो रीजन साइड में लिख सकते हैं, जैसा हमने गॉस के प्रमेय में बताया था, है ना। तो यहाँ पर भी ईडीए हो जाएगा
बगल भी हो जाएगा ई डी ए। भाई थीटा का मान आपको 0 लेना है, यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र सदिश दोनों एक ही दिशा में है। तो फाई बराबर हो गया ईडीए प्लस ईडीए, इसको मिल सकते हैं 2 ईडीए, ये हो गया। ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो डीए है इस छोटे क्षेत्रफल के लिए है, लेकिन हमें इस अनंत विस्तार की अचानक चादर के समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो दोनों साइड का समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करने में कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से ही बड़ा है। यदि हम यहाँ पर करेंगे तो 2e का समाकलन होगा नहीं, और यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2e। भाई छोटा सा पार्ट था ना, छोटे को हम बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा a। तो फाई बराबर 2 इंटू ए और ए, इतनी बात समझ में आ गई। फाई बराबर हमें पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है ना, गॉस के प्रेम में हमने बताया था। और 2e ऐसे ही हो जाएगा a का मान, तो इसके पहले हमने नाम लिया था पृष्ठीय अवयव घनत्व, तो सिग्मा बराबर होता है q अपॉन a। एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु में विद्युत आवेश को सिग्मा कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा q अपॉन सिग्मा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर q अपॉन सिग्मा, q से q कट जाएगा। यदि यहाँ से हम e का मान निकालेंगे, हमें क्या करना था, इस प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी थी ना, और यही होता है e। तो यदि यहाँ से निकालेंगे सिग्मा चला जाएगा ऊपर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 2 कहाँ पर आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा नीचे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है अचानक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले याद रखिए, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।